नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। 13 नवंबर 2024 को आरबीआई के द्वारा डीएसआईबी अर्थात डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की एक सूची जारी की गई और इस सूची में कुछ बैंकों को फिर से स्थान दिया गया है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि वास्तव में ये डीएसआईबी बैंकों की जो सूची जारी की गई है ये क्या होती है, इसका क्या महत्व है और ये क्यों जारी की जाती है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये खंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। शुरुआत करते हैं। आज के शीर्षक क्या है डीएसआईबी सूची। इसके अंतर्गत इससे पहले आपको सूचना दे दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से यूपीएससी जीएस फाउंडेशन नए बैच की यह सूचना है। इंदौर में नए बैच की शुरुआत 11 नवंबर से हो रही है शाम 6:15 बजे। वहीं पर करोल बाग में 13 नवंबर दोपहर 3 बजे। जयपुर में इस नए बैच की शुरुआत 27 नवंबर सुबह 11 बजे से और लखनऊ में 29 नवंबर सुबह 11:30 बजे से इन नए बैचों की शुरुआत हो रही है। इसके संबंध में अगर आप विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो 8750187501 वो नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। बात करते हैं चर्चा के बिंदुओं की। तो सबसे पहले खबर की हमने बात की। खबर आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया गया कि आरबीआई के द्वारा जो डीएसआईबी अर्थात हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं, अर्थात घरेलू रूप से प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जो बैंक हैं उनकी एक सूची होती है और इस सूची में 3 नए बैंकों को पिछले वर्ष के समान ही इस वर्ष भी शुमार किया गया है, जिसमें कि एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक शुमार है। अब इसके पीछे क्यों यह महत्वपूर्ण है, क्या होता है डीएसआईबी, इसको समझेंगे। इस सूची में किन बातों का ध्यान रखा जाता है, कैसे होता है इन बैंकों का चयन जिसके आधार पर इस सूची में वो अपने स्थान को सुनिश्चित करते हैं, इसके क्या लाभ होते हैं और इसके पीछे के निहितार्थ क्या है, वो क्या कारण है कि इस सूची को जारी किया जाता है, इसको भी समझेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर हम छोड़ेंगे। आपकी जिम्मेदारी होगी कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जिससे पहले की वीडियो की हम शुरुआत करें, बात खबर की करते हैं, चर्चा में क्यों है इसको जान लेते हैं। तो देखिए, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक रिमेन आरबीआई सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। तो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप डोमेस्टिक शब्द आप जोड़ दीजिए तो उससे बनता है डीएसआईबी अर्थात डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। अब इसको बुधवार को जारी किया गया है, लेकिन इस सूची को जारी किए जाने की शुरुआत कहां से हुई, क्यों इसको जारी करना जरूरी समझा गया। आपको याद होगा 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट आया जिसकी शुरुआत आप देखेंगे अमेरिका के एक बड़े बैंक से हुई। जब बड़े बैंक प्रभावित होते हैं तो उन पर आधारित छोटे बैंक का प्रभावित होना लाजमी है, क्योंकि वो उनकी निर्भरता कहीं ज्यादा होती है, आपस में इनकी इंटरकनेक्टिविटी भी होती है। तो इस बड़े बैंक से छोटे बैंक भी प्रभावित हुए और एक श्रृंखला प्रभाव देखने को मिलता है। और जब कोई बड़ा देश प्रभावित होता है, वहां की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, तो उससे छोटे देश प्रभावित होंगे और छोटे देश से लेके एक विशेष स्थानीय स्तर से लेके वैश्विक स्तर तक इसका प्रभाव देखा जाता है। इसी को श्रृंखला प्रभाव कहते हैं। अब जब स्थानीय समस्या पूरी दुनिया की समस्या बन गई तो बड़े बैंकों पर नजर रखने के लिए ऐसा महसूस किया गया कि सरकारी हस्तक्षेप की जरूरत है। अगर सरकार वहां पर शुरुआत से ही इस बात को ध्यान दी होती तो शायद ये इतने बड़े वित्तीय संकट के रूप में नहीं दुनिया के सामने आया होता। एफएसबी अर्थात फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड उसने सिफारिश की उसके बाद कि सरकारी हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। सभी देशों को यह कहा गया और 2010 से ऐसा कहा गया कि सभी देश इस दिशा में सोचें और नियम बनाएं ताकि वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके। अब इसी के मद्देनजर इसकी शुरुआत हुई सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की। उसी की कड़ी में भारत में डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक आपको देखने को मिलते हैं। अब ये बैंक इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, इसको मान्यता दी जाती है। पिछले साल की तरह इस बार भी मान्यता दी गई। उसके पीछे के क्या कारण है, इन पक्षों को देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं डीएसआईबी होता क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो बैंक होते हैं कि इनका आकार इतना बड़ा होता है। आकार का मतलब उनकी बिल्डिंग से नहीं है, आकार का मतलब होता है कि उनका वित्तीय रूप से आर्थिक रूप से कितना योगदान है किसी देश की अर्थव्यवस्था में। तो इनके आकार के कारण ऐसा माना जाता है कि अगर ये बैंक विफल होते हैं तो वहां की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालते हैं ये बैंक। अर्थात इन बैंकों की विफलता सीधे तौर पर उस देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। इनकी वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव उस देश की वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसीलिए इन्हें टू बिग टू फेल भी कहा जाता है और विशेष प्रावधानों के तहत इनको अधिदेशित किया जाता है, अर्थात इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए जाते हैं और केंद्रीय बैंक इन बैंकों पर
कड़ी निगरानी रखने का काम करता है। केंद्रीय बैंक जिस प्रकार की भारत में आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, तो आरबीआई के द्वारा इन बैंकों को इस विशेष तौर पर इन बैंकों पर निगरानी रखी जाती है ताकि वो सुरक्षित रूप से काम कर सके। इनकी सुरक्षा पर नजर रखने का काम किया जाता है। जो वैश्विक चिंता 2008 में उभर के आई थी, उसके बाद आपने देखा कैसे एफएसबी ने निर्देशित किया पूरे विश्व को किस दिशा में सोचें। तो इसी क्रम में यहां पर जो आरबीआई है, आरबीआई इस पर नजर रखने का काम करता है ताकि ये बैंक किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों में न लिप्त हो, ताकि इनकी वित्तीय स्थिरता हमेशा बनी रहे। और घरेलू अगर हम बात करें, अर्थात अपने देश के स्तर पर अगर बात करें, तो यहां पर जो डीएसआईबी होते हैं उनकी पहचान करता है देश का केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक की यह जिम्मेदारी होती है, जैसे भारत में आरबीआई की जिम्मेदारी है कि वो इस श्रेणी के जो बैंकों की पहचान करे, जिसके अंतर्गत उसने जो सूची जारी की है उसमें इसने 3 बैंकों को शामिल किया है। और वैश्विक स्तर पर यही काम कौन करता है, तो वेसल समिति करती है और साथ में वित्तीय स्थिरता बोर्ड अर्थात एफएसबी, जिसने 2010 में निर्देशित किया था, यह वैश्विक स्तर पर काम करती है। अब कैसे होता है चयन प्रक्रिया पर एक नजर डालें तो आरबीआई जो होता है, अगर हम अपने देश की बात करें, घरेलू बात करें, तो यहां पर आरबीआई इसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करता है। सबसे पहले क्या करेगा, वो कुछ बैंकों से को विश्लेषण करेगा। उनका चयन प्रक्रिया में जो सबसे पहला चरण है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के चयन के लिए, वो होता है कुछ सैंपल बैंकों के लिए जाएंगे और उनमें से उनकी समीक्षा की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या सभी बैंकों को लिया जाएगा, तो नहीं, इसमें जिनका आकार जो है आर्थिक रूप से जिनका आकार बड़ा है, इनमें बड़े बैंकों को ही शामिल किया जाता है, क्योंकि जाहिर तौर पर उन्हीं का प्रभाव, उन्हीं की अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। तो छोटे बैंक इस गिनती में शामिल ही नहीं होते हैं, सैंपलिंग में उनको जगह ही नहीं मिलती है। तो सैंपलिंग में जगह किसको मिलेगी, नमूने में चयनित वही होगा जिसका आकार बड़ा होगा। तो इसी आधार पर सबसे पहले मूल्यांकन इनका किया जाता है और इसमें कुछ नियम होते हैं कि बैंक का चयन उसके आकार के आधार पर होगा। और ये आकार, इसका क्राइटेरिया क्या बनाया गया है, तो इस बैंक का आकार ये देखा जाता है कि अगर पूरे देश की जीडीपी के 2% से अधिक है तो वो इस समीक्षा में शामिल कर लिया जाएगा। उसके बाद उसका आकार जितना बड़ा होगा, अर्थात उसकी संपत्ति उतनी बड़ी होगी, तो उनकी अन्य देशों और बाजारों में गतिविधियों को भी देखा जाएगा कि कहीं भारत के बाहर भी क्या वो गतिविधियां कर रहा है, वहां पर इस बाजार में कितना हस्तक्षेप है, साथ साथ उसकी सेवाएं किस प्रकार की हैं, उनके जैसी सेवाएं देने वाले अन्य बैंकों की क्या कमी है, अगर वो यूनिक है अपने जैसी सेवाओं देने के मामले में, इस पर भी नजर डाला जाएगा। और अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ उनके रिलेशन कैसे हैं, इन सारे बातों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। और इस डीएसआईबी की समीक्षा की प्रक्रिया का अगला चरण फिर शुरू होगा। ये 2 चरणों में होता है। पहले चरण में समीक्षा हुई और अगले चरण में क्या होगा, इनको एक स्कोर दिया जाएगा और उस स्कोर के आधार पर इनका आकलन किया जाएगा और फिर इनको अलग अलग श्रेणियों में शामिल किया जाएगा। इसमें संकेतक क्या क्या होता है, तो जो मैंने पहले जिक्र किया कि बैंक का आकार, जटिलता, अन्य बैंकों से उनका कैसा जुड़ाव है, वैश्विक वित्तीय प्रणाली में क्या उनकी भूमिका है, इन संकेतकों के आधार पर एक उनको स्कोर दिया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे अलग अलग श्रेणी में कोई प्रतियोगिता होती है तो जज उनको नंबरिंग करता है, तो यहां पर भी उस समग्र स्कोर को लेने के बाद यह देखा जाएगा कि वो बैंक किस श्रेणी में आएगा। और फिर श्रेणियों में जो विभाजन होता है उसमें आरबीआई ने 2014 में डीएसआईबी के लिए एक ढांचा विकसित किया था कि जो सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट स्कोर होता है, जिस स्कोर की हम यहां बात कर रहे थे, उसके आधार पर किस श्रेणी में वो स्थान पाएगा। जितना अधिक स्कोर होगा वो उतनी ही उच्च श्रेणी में जाता है। अब जैसे इस बार आप देखिए, एसबीआई चूंकि बड़ा बैंक है तो श्रेणी 4 में इसको जगह मिली है, एचडीएफसी देखेंगे श्रेणी 3 में है और आईसीआईसी बैंक को देखेंगे श्रेणी 1 में है। और इसके बाद इसी श्रेणी के आधार पर पूंजीगत शुल्क उनसे लिया जाता है, अर्थात उनकी जितनी पूंजी है उसी के आधार पर शुल्क निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू होती है। जितनी ऊंची होती है जिसकी, अब देखेंगे बैंक को उतनी ही अतिरिक्त पूंजी रखनी पड़ती है। पूंजीगत शुल्क की अगर हम बात करें, संपत्ति जितनी ज्यादा उच्च होगी उतना ही ज्यादा पूंजीगत शुल्क उनको रखना पड़ता है। अब ये किस आधार पर होता है, देखिए इसमें ये शब्द आप ध्यान देंगे, जोखिम भारित परिसंपत्तियां, जिसको यहां पर देख रहे हैं RWA लिखा है, इसके अनुपात में इनको कुछ अतिरिक्त इक्विटी रखनी पड़ती है, जिसको CET1 कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी के नाम से जानते हैं। ये क्यों होता है, ये अतिरिक्त पूंजी क्यों रखना पड़ता है, तो इस अतिरिक्त पूंजी को इसलिए रखना पड़ता है ताकि अगर कोई जोखिम की स्थिति आती है तो वित्तीय सुरक्षा के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट होता है। और जो CET1 होता है, इसी के आधार पर उस बैंक की वित्तीय स्थिरता की स्थिति को तय किया जाएगा। अब देखिए इसकी माप जो होती है, CET1 की माप किया जाता है CAR के आधार पर। CAR क्या होता है, तो कैपिटल
एडिक्वेसी रेशियो होता है। और आरबीआई या अन्य जो नियामक संस्था होगी, भारत में आरबीआई है जैसे, वो बैंकों से अपेक्षा करते हैं कि जो जोखिम भारित संपत्ति है, जोखिम भारित संपत्ति का मतलब जैसे जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड की जोखिम कम होती है, वो स्थिर पूंजी के तौर पर उसको देखा जाता है। वहीं पर जो असुरक्षित व्यक्तियों को पर्सनल दिया गया लोन होता है, उसमें जोखिम ज्यादा होती है। तो हर बैंक का एक जोखिम भार निकाला जाता है, अलग अलग जोखिम भार को उसकी कुल संपत्ति से गुणा कर दिया जाता है और उसको जोड़ दिया जाता है। उसके बाद उसका टोटल जो जोखिम भार होगा वो निकल आएगा। तो जो जोखिम भारित संपत्ति होगी उसी के अनुपात में CAR की गणना की जाएगी और उसी CAR के हिसाब से उसका जो रेशियो होगा, उसी रेशियो के हिसाब से तय किया जाएगा कि इतनी संपत्ति उस बैंक को रखना है। आप समझ सकते हैं एज ए सिक्योरिटी, मतलब सुरक्षा। अगर जोखिम भरे दिन आएंगे तो इस आधार पर जो वित्तीय अस्थिरता की स्थिति नहीं आएगी, ताकि लोगों का जो पैसा है, जो निवेशक है, उसका विश्वास बना रहे। तो ये आप कह सकते हैं। इसीलिए जो वित्तीय संकट के दौरान वो जो बैंक है, वो अगर छोटा बैंक है तो उसके ऊपर ये लायबिलिटी थोड़ी कम होगी, और अगर बड़ा बैंक है तो उसको, चूंकि प्रणालीगत रूप से वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, बड़े बैंक को अगर अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा तो देश की अर्थव्यवस्था पर उसका विपरीत असर पड़ेगा, तो उसके लिए ये थोड़ा ज्यादा होती है। तो इस CAR को, इस रेशियो को उसको अपने पास रखना पड़ता है। अब यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि बड़े बैंक जिनकी विफलता से पूरी वित्तीय प्रणाली पर असर हो सकता है, उनके पास आर्थिक संकट से निपटने के लिए पर्याप्त पूंजी है। यह व्यवस्था अगर वैश्विक संकट के बाद, हम कह सकते हैं FSB सचेत नहीं हुआ होता, पूरे विश्व को अगर नियम बनाने के बाद बारे में नहीं कहता, तो शायद हम इस बारे में नहीं सोचते। तो इससे क्या होता है, ग्राहकों और निवेशकों का भरोसा और वित्तीय स्थिरता दोनों बनी रहती है इस सिक्योरिटी मनी के आधार पर। जैसे उदाहरण के तौर पर इस बार ही अगर आप देखें तो DSIB बैंकों को उनकी श्रेणी के आधार पर चूंकि अतिरिक्त पूंजी रखने की अनुमति देता है। अब इसी बार आप देखें तो SBI के लिए 0.80%, HDFC बैंक के लिए 0.40% और ICICI बैंक के लिए 0.20% की व्यवस्था की गई है। अलग अलग श्रेणियों में ये सभी शुमार हैं। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए टोटल संपत्ति अगर SBI की 100 करोड़ रुपए है, तो इसका मतलब 100 करोड़ रुपए का 0.80%, चूंकि ये बड़ा बैंक है तो इसको ज्यादा रखना पड़ेगा, इसलिए कि इस पर जो प्रणालीगत रूप से अगर कोई असर पड़ेगा तो उसका प्रभाव देश पर ज्यादा दिखाई देगा। इसीलिए आप देखेंगे SBI चूंकि भारत का बड़ा बैंक है, इसलिए इस पर 0.80% ज्यादा दिख रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। वैसे ही HDFC में अगर उसकी संपत्ति 100 करोड़ है तो उसको 0.40%, और वैसे ही ICICI बैंक को तो इसका 0.20% अपने पास एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी मनी के रूप में रखना पड़ेगा, जो कि जोखिम से निपटने के लिए वो संपत्ति काम आएगी। अगर विपरीत परिस्थिति होगी तो उस परिस्थिति में जोखिम भार जो है वो कम प्रतीत होगा। अब देखिए, वित्तीय स्थिरता बोर्ड पर भी एक नजर डालते हैं, जिसने 2010 में विश्व को इस दिशा में सोचने के लिए कहा था। तो FSB एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह काम करता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि विश्व में वित्तीय स्थिरता बनी रहे। इस दिशा में वो जोखिमों की पहचान करता है और उन्हें कम करने के लिए वो सिफारिश करता है, और दुनिया में वित्तीय संकटों को कैसे रोका जाए, कैसे स्थिरता बनी रहे, इस दिशा में यह प्रयास करता है। और इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी, लंदन में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था उसी के बाद। इससे पहले इसका एक पूर्ववर्ती संगठन था, उसी की जगह इसने स्थान लिया है। उस पूर्ववर्ती संगठन का नाम क्या था? FSF अर्थात वित्तीय स्थिरता मंच उसका नाम था। तो उसी के बाद वित्तीय स्थिरता बोर्ड यहां पर अस्तित्व में आया। तो उम्मीद है यह सेशन आपको समझ में आया होगा। अंत में जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की, उसका जवाब आपसे अपेक्षित है। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि FSB का पूर्ववर्ती संगठन कौन सा था? अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष, वित्तीय स्थिरता मंच, विश्व बैंक या बैंकों का अंतरराष्ट्रीय मंच? तो उम्मीद है आप इसका सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।